हेलो क्लास, चलिए देखिए हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, है ना, मराठा काल में जो सूबा शासन आपको छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के माध्यम से, है ना, जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है जो सौंपी जाती है ना, उसके बारे में आप लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने देखिए विस्तृत रूप से इसको देखते हैं, है ना, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। तो देखिए जैसे व्योमजी भोसले की क्या होती है, मृत्यु होती है, तो जो शासन है ना, इसका आधिपत्य जो है उनकी पत्नी, है ना, नाम है आनंदीबाई, उनके हाथों में आ जाता है और वो क्या करने लगती हैं, रतनपुर के शासन का नियंत्रण अपने हाथों में रखकर शासन को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, चालू करती हैं। ठीक है, इसी बीच में उसे कुछ सालों बाद आपको देखने को मिलेगा कि रघुजी द्रुति जो है ना, उनकी क्या होती है, मृत्यु के ठीक पहले वो अपने छोटे भाई जिनका नाम है व्योमजी भोसले, उनको धुरंधर की उपाधि से वो क्या करते हैं, नवाजते हैं। साथ ही रतनपुर क्षेत्र में आगे का प्रशासन की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाती है कि वो रतनपुर क्षेत्र में आकर के क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन व्योमजी भोसले करते क्या हैं कि वो छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, बल्कि वो नागपुर से ही छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन है उसको काम को किसके माध्यम से, तो सूबेदार, है ना, सूबेदार जिसको आजकल के भाषा में कहा जाए तो ठेकेदारी प्रथा से क्या करते हैं, शासन को चलाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए वो, है ना, एक लंबे समय तक क्या है, उनके द्वारा इसी प्रथा के साथ, सूबेदारी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ का शासन का क्या किया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, और जिसमें कुछ व्यक्ति के नाम, है ना, यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं जिनके माध्यम से, और साथ ही पिछले भी क्लास में हम लोगों ने 2 सूबेदार के बारे में क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए जो सूबेदार जो नियुक्त किए जाते थे, है ना, जिनको क्या करने के लिए, उस प्रशासन क्षेत्र में शासन करने के लिए, उनकी योग्यता का निर्धारण बिल्कुल कुछ था ही नहीं, है ना ही उनका पद जो है, सूबेदार का पद स्थायी होता था और वंशानुगत भी नहीं था। ठीक है, और इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो सूबेदार किस माध्यम से नियुक्त किए जाते थे, तो उसका माध्यम सिर्फ इतना ही रहता था कि जो उनके प्रशासन क्षेत्र में जो सर्वाधिक टैक्स या जो सर्वाधिक राशि की वसूली कर जो नागपुर भेजेगा, उसको ही क्या बना दिया जाता था, तो सूबेदार बना दिया जाता था। ठीक है, इतनी बातें हो गई किसके बारे में, सूबेदार के से संबंधित चीज़ें थी, है ना। उसके बाद जो 2 सूबेदार जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक, अब क्लास को वहीं से आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए तो चालू करते हैं, और अगला नाम है भवानी कालू। ठीक है, क्या नाम है, तो भवानी कालू। और भवानी कालू के जो सूबेदारी का जो शासन का समय था वो आपको याद रखना है 1796 से 1797 ईस्वी। ठीक है, जो अगले सूबेदार आए नाम है भवानी कालू, और इनके जो सूबेदारी के शासनकाल का समय था रतनपुर क्षेत्र में, आपको याद रखना है 1796 से 1797 ईस्वी। साथ ही ये जो है तीसरे क्रम के सूबेदार थे। ठीक है, आपको याद रखना है ये तीसरे क्रम के सूबेदार थे। साथ ही इनमें एक तथ्य आपको याद रखेंगे, सबसे कम समय तक शासन करने वाले जो सूबेदार कौन हैं, तो उनका नाम है भवानी कालू। ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए, है ना, लगभग 1 साल के से ही कम समय का इनका जो है शासनकाल आपको छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र में क्या होता है, सूबेदारी प्रथा के तहत देखने को मिलता है। ठीक, तो भवानी कालू के बारे में आप लोगों को इतना ही चीज़ें याद रखनी है कि तीसरे सूबेदार हैं। साथ ही सबसे कम उम्र तक, सबसे कम समय तक, है ना, सबसे कम समय तक ये छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर क्षेत्र में है वहाँ सूबेदारी के तहत शासन करने वाले सबसे कम समय तक के शासक हैं। ठीक, इतनी बातें याद रखनी है। साथ ही ये तीसरे क्रम के क्या है, तो सूबेदार हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो चौथे सूबेदार हैं उनके बारे में, नाम है केशव गोविंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो इसके बाद, है ना, जो तीसरे क्रम के बाद जो चौथे अगले आने वाले सूबेदार हैं, नाम है उनका केशव गोविंद। ठीक है, तो इनके संबंध में आपको याद रखना है कि ये चौथे सूबेदार थे। ठीक है, क्रम के अनुसार जो चौथे सूबेदार थे नाम है केशव गोविंद। ठीक, साथ ही आपको याद रखना है कि सर्वाधिक अवधि तक, सबसे लंबे समय तक ये शासक, ये जो है सूबेदारी के तहत शासन करने वाले क्या थे, सूबेदार हैं। ठीक है, केशव गोविंद के संबंध में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सर्वाधिक अवधि तक, सबसे लंबे समय तक, है ना, सूबेदारों में जितने भी सूबेदार आए उनमें सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाले हैं उनका नाम क्या है, तो केशव गोविंद। साथ ही इनके समय में कुछ तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है,
जैसे जो पिंडारी होती है ना, पिंडारियाँ मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो क्या करती है, चोरी करती है ना, लोगों को साथ मारपीट करती है, डकैती करती है, ठीक है। इस तरीके की गतिविधियाँ, जैसे कि आप लोगों ने है ना बाहुबली 2 मूवी में देखा होगा, बाहुबली का जो दूसरा पार्ट आया तो उसमें है ना हमारे प्रभास भैया जी क्या करते हैं और कटप्पा मामा दोनों है ना एक पास के शहरों में क्या करने के लिए जाए रहते हैं, ठीक है। उनकी माँ के आदेश के तहत, माता शिवामी के आदेश के तहत प्रभास हीरो जो है और साथ में कटप्पा मामा ये है ना आसपास के तटस्थ साम्राज्य में विचरण के लिए जाए रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है जैसे वो पहले गांव में पहुँचते हैं है ना, तो तालाब का पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, लोगों को लाश जो है क्या होता है, पानी में ऊपर आने लगता है और आसपास के गांव के पूरे तरीके से सुनसान हो जाता है, वहाँ डकैती की जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, बहुत सारा खून खराबा मिल जाता है। तो ये उस समय, ठीक है, जो लोग ये काम को करते थे वो क्या है, तो लोगों का एक ऐसा गिरोह, ठीक है, जो इनका काम है चोरी करना, डकैती करना, लोगों के साथ मारपीट करना, घरों को लूटना, है ना, खून खराबा करना, ये पिंडारी कहलाते थे। तो पिंडारी का जो इस तरीके की गतिविधि ये सबसे पहले किनके शासनकाल में देखने को मिली, तो आपको याद रखना है केशव गोविंद, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, तो केशव गोविंद के सूबा शासन के समय आपको है ना पिंडारियों से संबंधित गतिविधियां आपको छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। साथ ही यही पिंडारी है ना, जो पंडरिया आप नाम सुने हो ना, पिंडरी पंडरिया है ना कवर्धा के आसपास, तो ये अधिक संख्या में कहाँ कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, तो कवर्धा है ना, पंडरिया, ये जो क्षेत्र है यही आपको देखने को मिलेंगे। और यही पिंडारियों की उपस्थिति या उनके ही क्या जो भयानक है ना कृत्य थे, ठीक है, उन्हीं के तहत इनका क्या कर किया गया था, नामकरण किया गया था, उस क्षेत्र का नाम इनके है ना गतिविधियों के कारण पड़ा। तो ये बातें यहाँ से क्या हो गई, आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो केशव गोविंद में आप लोगों ने देखा कि इनके सूबेदारी की जो शासन व्यवस्था थी उस दौरान पिंडारियों की गतिविधि क्या हुई थी, जस्ट है ना शुरू ही हुई थी, ठीक। और केशव गोविंद के समय आपको एक चीज़ याद रखना है कि यूरोपीय यात्री कार्ल ब्रूक का आगमन भी केशव गोविंद के समय हुआ था, ठीक है। तो आपको केशव गोविंद के समय आपको एक चीज़ें याद रखनी है कि यूरोपीय यात्री नाम है कार्ल ब्रूक, ठीक है, नाम क्या है, तो कार्ल ब्रूक, और किसी किसी पुस्तक में कोलब्रुक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केशव गोविंद के जो शासन के सूबेदारी शासनकाल जब चल रहा था तो यूरोपीय यात्री कार्ल ब्रूक जो है इस क्षेत्र में क्या किए थे, तो यात्रा किए थे। ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और साथ ही केशव गोविंद जो है क्या करते हैं, संबलपुर क्षेत्र में युद्ध करते हैं और उस क्षेत्र को क्या करते हैं, जीत कर अपने क्षेत्र में मिला देते हैं। इस प्रकार ये जो है ना मराठा शासन का जो क्षेत्र है केशव गोविंद, उसका क्या करते हैं, तो विस्तार करते हैं, ठीक है, उसका क्या करते हैं, तो विस्तार करते हैं, ठीक है। केशव गोविंद के समय आप लोगों ने देखा कि युद्ध देखने को मिलेगा कहाँ, तो उड़ीसा के उस समय के संबलपुर क्षेत्र में, ठीक है। क्या देखने को मिला इनके समय में, आपको युद्ध देखने को मिलता है किन क्षेत्रों में, तो ये उड़ीसा संबलपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें केशव गोविंद के नेतृत्व में युद्ध किया जाता है। और इस युद्ध में केशव गोविंद की क्या होती है, विजय होती है, जीत होती है, ठीक है। और जीता हुआ जो क्षेत्र होता है उसको केशव गोविंद जो है अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, मिला देते हैं। सुन वो साउंड को करवाना उधर का, ठीक है। तो जो जीता हुआ क्षेत्र है उसको क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में मिला देते हैं। और इस प्रकार ये है ना भोसला मराठों का क्या करते हैं, क्षेत्र का विस्तार करते हैं। ये बातें हो गई किसके बारे में, तो केशव गोविंद के बारे में, ठीक है। चलिए ये थे आपके चौथे सूबेदार। अब इसी क्रम में है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे जो पांचवें सूबेदार थे वो कौन थे, उनके कामों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो पांचवें में आपको याद रखना है, नाम है विंकोजी पेंड्री कुलुलुकुर, ठीक है, कुललुकर है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगले आने वाले नाम हैं विंकोजी पेंड्री कुललुकर, ठीक है। ये जो है पांचवे क्या होते हैं, ये सूबेदार होते हैं, है ना। इनके समय में ज़्यादा कुछ आपको देखने को नाम नहीं, कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। अब इनका नाम, इनसे संबंधित ज़्यादा कुछ तथ्य आपको किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेंगे। फिलहाल ये याद रखना कि ये क्या थे, सूबेदार थे, है ना, पांचवें क्रम के थे। इनके शासनकाल भी आप देखेंगे तो याद रखना 1808 से 1809 ईस्वी तक का, ठीक है। इससे संबंधित ज़्यादा तथ्य आपको क्या है, जानकारी में नहीं है। फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे, विंकोजी पेंड्री कुललुकर, है ना, ये पांचवे 1808 से लेकर 1809 के मध्य क्या थे, सूबेदार थे,
ठीक है। अच्छा, ये क्रम है ना, इनसे संबंधित खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं थी, लेकिन इस क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में है ना आपको क्या कूट में देखने को मिलता है, कभी इनका क्या पूछ दिया जाता है, क्रम पूछ दिया जाता है, तो है ना वो स्किप मत हो, इस कारण से उसको क्या आपको यहाँ पे है ना वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। चलिए, अब इसके बाद जो आने वाले सूबेदार हैं, नाम है बीकाजी गोपाल। ठीक है, इसके बाद जो आने वाले सूबेदार हैं 6वें क्रम के, उनका नाम है क्या, तो बीकाजी गोपाल। ठीक है, तो बीकाजी गोपाल के समय आप याद रखेंगे कि इनके ही शासन काल के दौरान व्योमजी भोसले की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बीकाजी गोपाल के समय आपको याद रखना है कि बीकाजी गोपाल जो 6वें क्रम के सूबेदार होते हैं ना, मराठाकालीन सूबेदार होते हैं, ये जब शासन करते रहते हैं, ठीक है, ये जब शासन करते रहते हैं तो उसी दौरान जो व्योमजी भोसला है ना, जो भोसला शासक होते हैं, मराठा शासक होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है कि जो व्योमजी भोसला हैं, उनकी मृत्यु कौन से सूबेदार के समय हुई थी या कौन से सूबेदार के शासन के समय हुई थी, तो आपको नाम याद रखना है बीकाजी गोपाल। क्या नाम रखना है, याद रखना है, तो बीकाजी गोपाल। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, इसी में हाँ बीकाजी से संबंधित एक बातें आप और याद रखनी है कि बीकाजी गोपाल को एक उपनाम जिसका नाम है भीका भाव के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बीकाजी गोपाल के बारे में आपको याद रखना है कि इनको भीका भाव है ना, इस उपनाम से भी जाना जाता था, या भीका भाव नाम से भी इनको क्या किया जाता था, बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि बीकाजी गोपाल का जो उपनाम है ये भीका भाव रखा गया था, है ना। बीकाजी गोपाल का जो उपनाम है क्या है, बीका भाव, या बीका भाव करके इनको क्या कहा जाता था, बुलाया जाता था, कहा जाता था, पुकारा जाता था। ठीक, तो बीकाजी गोपाल का अन्य नाम का क्या है, तो बीका भाव, ये आपको याद रखना है। साथ ही याद रखेंगे कि बीकाजी जो गोपाल हैं, है ना, जो ये सूबेदार जिस समय थे, इनके शासनकाल के दौरान पिंडारियों का जो उपद्रव है वो क्या था, बहुत तेज हो गया था, बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बीकाजी गोपाल के समय आपको याद रखना है कि जो पिंडारी थे, है ना, इसके थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पिंडारी की गतिविधि प्रारंभ हुई थी, है ना, 4थे सूबेदार, नाम है केशव गोविंद के शासनकाल में। ठीक, पिंडारियों की जिस तरह की गतिविधि, पिंडारी मेनली करते क्या थे, तो देखिए लूटपाट, चोरी, डकैती, है ना, मारपीट, खून खराबा, हत्या, ये सब करते थे वो। ठीक है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता था, वो पैसे के लिए किसी की जान भी ले देते थे, मार काट करते थे, है ना, चोरी डकैती, ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं केशव गोविंद के समय क्या हुई थी, शुरुआत ही हुई थी, लेकिन बीकाजी गोपाल के समय, है ना, बीकाजी गोपाल के समय ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, ये बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, खून खराबा, लूटपाट, चोरी डकैती करने लगे थे। तो बीकाजी गोपाल के समय आपको बहुत बड़ी मात्रा में पिंडारियों का जो उपद्रव है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिंडारियों का जो है ना उपद्रव है, ये बीकाजी गोपाल के समय आपको क्या करने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अप्पा जी, है ना, क्या आपको नाम याद रखना है, अप्पा जी। ठीक, कल के वीडियो में इनके बारे में हम लोगों ने क्या हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि व्योमजी भोसले, है ना, ये क्या करते हैं, ये व्योमजी भोसले का जब रघुजी द्रुति की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके उत्तराधिकार के लिए, ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर उनके बेटों के मध्य क्या होता है, ठीक है, संघर्ष होना चालू हो जाता है। क्या होता है, युद्ध होता है, संघर्ष होना, उनके बीच क्या हो जाता है, आपसी मतभेद होने के कारण, है ना, संघर्ष होना चालू हो जाता है। तो उस समय जो है व्योमजी भोसला जो है, इनको समर्थन मिलता है, किनका, तो यही अप्पा जी हैं। ठीक है, इन्हीं अप्पा जी के द्वारा व्योमजी भोसले को उनके शासन के समर्थन के लिए, ठीक है, उत्तराधिकार के समर्थन के लिए क्या मिलता है, सहयोग मिलता है, और इनके ही सहयोग से ये, ठीक है, इनके ही सहयोग से व्योमजी भोसला जो है क्या होते हैं, भोसला शासक बन पाते हैं छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक क्षेत्र है, इनके सहयोग से ही इनको क्या होता है, मिलता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिएगा, इसके बाद बीकाजी गोपाल के समय जो ये अप्पा जी हैं, जो भोसला शासक होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, जैसे ही व्योमजी भोसला क्या होते हैं, है ना, शासन प्रशासन को और शारीरिक रूप से क्या करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या होते हैं, अक्षम हो जाते हैं, तो अप्पा साहब जो है षड्यंत्र रचकर क्या करते हैं, षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या करवा देते हैं और शासन में ये क्या हो जाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि अप्पा जी है ना व्योम जी भोसले को समर्थन प्रदान कर उनको क्या करते हैं, भोसला शासक बनाते हैं। ठीक है, इनके समर्थन के द्वारा वो बनता है। लेकिन एक समय जैसे ही व्योम जी भोसले जो है अक्षम हो जाते हैं शासन को संभालने के साथ ही उनका है ना शरीर के माध्यम से वो अक्षम होते हैं, तो उसके बाद अप्पा जी भोसले के द्वारा है ना शासन का क्या करने के लिए इनके अंदर लालच आ जाता है कि शासन का क्षेत्र में क्या करें, अपने अधीन कर लें, उसमें अधिकार कर लें। ठीक है, तो ये फिर करने क्या लगते हैं, हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। ठीक, और हत्या करवा देते हैं किनका, तो व्योम जी भोसले का। ठीक है, और जैसे ही व्योम जी भोसले की हत्या करवाते हैं शासन में क्या करते हैं, अपने अधिकार में ले लेते हैं। ठीक, तो बीकाजी गोपाल में आपको देखने को क्या मिला, नाम है अप्पा जी, ये जो है भोसला शासक के द्वारा इनको क्या किया जाता है, नियुक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, अप्पा जी को भोसला शासक के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, उनको नियुक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, साथ ही बीकाजी गोपाल के समय आप लोग याद रखना कि अप्पा जी को है ना, अप्पा साहब को या अप्पा जी को भोसला शासक की नियुक्त किया जाता है। ठीक है, साथ ही परसोजी भोसले और रघुजी द्रुति की मृत्यु भी इनके ही समय हुई। ठीक, बीकाजी गोपाल जो सूबेदार हैं है ना, इनके संबंध में आपको ये बातें याद रखनी है कि परसोजी भोसले है ना, भोसला शासक परसोजी और साथ ही रघुजी द्रुति, इनकी मृत्यु भी बीकाजी गोपाल जो सूबेदार होते हैं उनके शासनकाल में होता है। साथ ही इनके ही समय बीकाजी गोपाल के समय अंग्रेजों के साथ सहायक संधि होती है। ठीक है, बीकाजी गोपाल के समय है ना, बीकाजी गोपाल जब सूबेदार होते हैं उसी समय ही अंग्रेजों के साथ आपको सहायक संधि देखने को मिलेगी। साथ ही बीकाजी गोपाल जो है ये सरगुजा रियासत के जो जमींदार वाले क्षेत्र हैं वहाँ क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, वहाँ उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध करते हैं, उस क्षेत्र को क्या करते हैं, अपने अधीन लाने के लिए क्या करते हैं, उस क्षेत्र में युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं, वहाँ आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। तो बीकाजी गोपाल के समय आप सरगुजा रियासत की जो जमींदारी से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पे आपको जो है इनका हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ये जो है उस क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए, ठीक है, उस क्षेत्र का शासन अपने हाथ में लेने के लिए क्या करते हैं, उस क्षेत्र पर संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, है ना। तो उत्तराधिकार आपका युद्ध किनके समय देखने को मिलेगा, तो बीकाजी गोपाल के समय। और कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो याद रखना सरगुजा रियासत के जमींदारी वाले क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे भोसला शासक नाम है परसोजी भोसले और रघुजी द्रुति, इनकी मृत्यु कौन से सूबेदार के शासनकाल के समय हुई, तो आपको याद रखना है बीकाजी गोपाल। साथ ही सरगुजा रियासत में जो जमींदारी से संबंधित चीज़ें हो रही थी वहाँ हस्तक्षेप या उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ वो कौन से शासक के समय हुआ, तो आपको नाम याद रखना है बीकाजी गोपाल। क्या नाम है, तो बीकाजी गोपाल। ठीक है, और जो पिंडारियों की जो गतिविधियां थी ये बहुत तेज़ी से किनके समय बढ़ी, तो आपको याद रखना है ये देखने को मिला था बीकाजी गोपाल के समय। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छोटा नागपुर जो झारखंड है ना, झारखंड का जो क्षेत्र है छोटा नागपुर और साथ ही सरगुजा जमींदार के बीच सीमा संबंधी विवाद को क्या किया जाता है, बीकाजी गोपाल के माध्यम से सुलझाया जाता है। उनके बीच ये मध्यस्थता कराकर है ना क्या है जो सीमा विवाद की जो गहमागहमी है उसको ये शांत कराते हैं। ठीक, तो बीकाजी गोपाल के समय आपको याद रखना है जब जिस समय ये सूबेदार थे है ना, जिस समय इनके सूबेदारी का शासनकाल चल रहा था उस दौरान छोटा नागपुर है ना, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है और साथ ही जो सरगुजा रियासत का क्षेत्र है इनके बीच क्या होता है, सीमा विवाद को लेकर संघर्ष होता है, युद्ध की स्थिति यहाँ पे निर्मित हो जाती है। तो उस कंडीशन में बीकाजी गोपाल क्या करते हैं, उनके बीच हस्तक्षेप करते हैं, मध्यस्थता कराते हैं, दोनों को समझाते हैं है ना, दोनों को क्या करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं उनको कि बताते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो है ना, इसमें एक दूसरे को सर उनको मत फोड़ो, ठीक है, खून खराबा मत करो। तो दोनों को पहले अच्छे से बैठा के 2 गिलास पानी पिला के समझाते हैं है ना। उसके बाद जब इनका दिमाग ठंडा हो जाता है पानी पीने के बाद तो इनको समझ में आता है कि ये बीकाजी गोपाल सही करते हैं है ना। तो उसके बाद क्या होता है इन दोनों के बीच, दोनों क्या करते हैं, युद्ध नहीं करने का क्या करते हैं, यहाँ पे आपसी सहमति बनती है दोनों के बीच। तो ये जो है सीमा विवाद को सुलझाया जाता है छोटा नागपुर और सरगुजा रियासत किसके शासनकाल में या किनकी मार्गदर्शन में, तो आपको याद रखना है बीकाजी गोपाल। क्या नाम याद रखना है आपको, बीकाजी गोपाल के समय। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बीकाजी गोपाल के समय कि अंग्रेज गवर्नर, क्या नाम है आपको याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है,
लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसको देखने के पहले आप इसके पहले वाले वीडियो भाग 1 में जाएंगे, ताकि वहाँ से आप लोग जो है जितनी चीज़ें जो हो रही हैं, है ना, उसको कोरिलेट कर पाएँ, लिंक कर पाएँ, तब आज की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बेसिकली आज का क्लास देख के आप पीछे भी क्या कर सकते हैं, एक बार विजिट कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो जितनी चीज़ें आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। साथ में पिछली क्लास में ये चीज़ें वहाँ से आई कैसे, वो उसके बारे में आपको जानकारी वो पिछली क्लास में मिल जाएगी, ठीक। तो अंग्रेज गवर्नर नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, पर भोसला प्रशासन को कमज़ोर करने का आरोप लगता है, ठीक है। बीकाजी गोपाल जो है क्या करते हैं, जो अंग्रेज गवर्नर है नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये जो है ना, इन पर जो है बीकाजी गोपाल जो सूबेदार होते हैं, भोसला शासक के सूबेदार होते हैं, ये जो है आरोप लगाते हैं इनके ऊपर कि भोसला शासन को क्या करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, है ना, उसकी सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, साथ में क्या करने के लिए, ये जो है उस क्षेत्र में जो शासन करने वाले, है ना, कुछ प्रशासनिक और जो राजनीतिक अधिकारी होते हैं उनको क्या करते हैं, लालच देते हैं, उनको भड़काते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, भोसला शासन की जो एकता है, जो केंद्रीय शक्ति है, उसमें क्या होता है, कमी देखने को मिलती है ना, कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे, है ना, बीकाजी गोपाल जो सूबेदार हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है भोसला प्रशासन को क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो बीकाजी गोपाल के बारे में आप लोगों ने क्या देखा, तो याद रखना है व्योमजी भोसले की मृत्यु भी इनके ही क्या होती है, शासनकाल के दौरान होती है। साथ ही इनका जो उपनाम है वो बीका भाव के नाम से इनको जाना जाता है। जो पिंडारी हैं, इनके जो कार्य करने की गतिविधि है ना, ये इनके समय क्या पर थी, अपने चरम सीमा पर थी। साथ ही अप्पा जी जो भोसला शासक जो उनको नियुक्त किया जाता है, वह बीकाजी गोपाल के समय ही नियुक्त किया जाता है। इसी में आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भोसला शासक नाम है परसोजी भोसले, और साथ ही एक बड़ा नाम आप याद रखेंगे रघुजी द्रुति। इनकी मृत्यु भी बीकाजी गोपाल के समय ही होती है। साथ ही बीकाजी गोपाल के समय भोसलों और क्या बोलते हैं हम लोगों के जो उस समय के, है ना, हमारे देश को गुलाम बनाने वाली एक अंग्रेज, है ना, उनके बीच क्या होता है, समझौता देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो है सरगुजा रियासत के जो जमींदार होते हैं उनके मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसको क्या किया जा सके, है ना, उसमें क्या कर सके, ये अपना हस्तक्षेप कर उस अधिकार को क्या करना चाहते थे, उस क्षेत्र में अपना अधिकार करना चाहते थे। साथ ही जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वर्तमान में झारखंड के आसपास का क्षेत्र है ना, और सरगुजा रियासत के बीच जो सीमा विवाद होता है उनको भी इनकी मध्यस्थता के माध्यम से, इनके निर्देशन से, है ना, नेतृत्व से सुलझाया जाता है। और इसी के बाद आगे ये जो है अंग्रेज गवर्नर नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, ये इन पर जो है भोसलों का केंद्रीय सत्ता को क्या कमज़ोर करने का क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। ये पूरी बातें हो गई किसके बारे में, तो बीकाजी गोपाल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके कार्यकाल में, है ना, तो आप इन सब बातों को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखेंगे आपके जो अगले सूबेदार हैं, नाम है सखाराम हरी, ठीक है। बीकाजी गोपाल को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नाम है सखाराम हरी। क्या नाम है, तो सखाराम हरी। साथ ही इनका क्रम आप याद रखेंगे एक क्रम से, है ना, कि पहले नंबर पे जो सूबेदार थे, माफ़ करिएगा, कल की वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे महिपत राव दिनकर के बारे से आगे फिर आएंगे। तो आज की वीडियो में जो तीसरे नंबर के सूबेदार हैं नाम है भवानी कालू। चौथे नंबर के जो सूबेदार हैं नाम है केशव गोविंद। 5वें नंबर के जो सूबेदार हैं नाम है व्योमजी पिंडरी कुलल गुल्लूकर। और 6वें नंबर के जो सूबेदार हैं नाम है बीकाजी गोपाल। और इसके बाद हम लोग आए और 7वें नंबर के जो सूबेदार आपको देखने को मिलता है नाम है सखाराम हरी। क्या नाम है, सखाराम हरी। और इनके शासनकाल का जो समय है 1817 ईस्वी, ठीक है। इनके शासनकाल का जो समय है वो कब का है, तो 1817 ईस्वी को, ठीक है। 7वें क्रम के क्या देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, सूबेदार देखने को मिलते हैं, नाम है सखाराम हरी। और शासनकाल का जो समय है आपको याद रखना है 1817 ईस्वी। ये इनके बारे में आपको याद रखना है, ये मात्र 3 महीने के लिए ही छत्तीसगढ़ के सूबेदार बनते हैं, ठीक है। सखाराम हरी से संबंधित चीज़ों में आपको याद रखना है कि मात्र 3 महीने के लिए ही ये जो है छत्तीसगढ़ के सूबेदार क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या इनको छुड़वा दिया जाता है, जी नहीं। ये इसके बाद आगे की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि रतनपुर क्षेत्र में, ठीक है, जो सूबेदार रहता है मात्र 3 महीने के लिए, जो 3 महीने तक ही क्या अपनी कार्य में रहता है ना, नाम है सखाराम हरी। तो रतनपुर के क्षेत्र में इनके कार्य से, ठीक है, सखाराम हरी की जो सखाराम हरी सूबेदार जो होते हैं
इस दौरान बनते हैं 1897 के दौरान। इनकी कार्य से वहाँ के जो आम जन हैं, जो लोग होते हैं, आम होते हैं, किसान जो आम किसान, आम लोग, आम जन होते हैं, वो क्या होते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। इनकी जो नीतियाँ होती हैं ज़्यादातर शोषण पर आधारित होती हैं, है ना, लोगों के जो स्वाभिमान से संबंधित नहीं होती, साथ ही उनके लिए जो लाभकारी नहीं होती थी। तो क्या होते हैं, किसान है ना, जो किसान हैं, आम जन है, वो पूरी तरीके से असंतुष्ट हो जाते हैं, इससे क्रोधित रहते हैं, है ना, मारपीट करने का भी इससे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में एक आदमी है ना, रतनपुर का एक असंतुष्ट किसान, ठीक है, जो इसके शोषण से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, वो अपने दुख से इतना ज़्यादा व्यथित हो जाता है कि वो बेचारा असंतुष्टि पूर्वक, है ना, किसान के द्वारा, कहाँ, रतनपुर के किसान के द्वारा सखाराम हरि को गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को क्या मिला कि सखाराम हरि जो सूबेदार होते हैं, इनको रतनपुर में इनके शोषणकारी नीति के कारण जो किसान होते हैं, असंतुष्ट किसान होते हैं, है ना, जो इसके शोषण से प्रताड़ित जो किसान होता है, वो इनको क्या करता है, गोली मार देता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना कि गोली से शिकार बनने वाले, ठीक है, गोली से मरने वाले या गोली का शिकार बनने वाले जो एकमात्र सूबेदार हैं या प्रथम सूबेदार हैं, नाम उनका है सखाराम हरि। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सखाराम हरि की चीज़ के बारे में आपको याद रखना है कि गोली से मरने वाले या गोली का शिकार बनने वाले जो प्रथम सूबेदार हैं, उसका नाम क्या है, तो सखाराम हरि। ठीक, तो सखाराम हरि के बारे में आपको देखा कि इनकी सूबेदारी का जो शासन था वो था 1817 के समय था। ठीक है, मात्र 3 महीने के लिए इनको छत्तीसगढ़ का सूबेदार क्या किया गया, बना के रखा गया था, है ना। मात्र 3 महीने के लिए ही छत्तीसगढ़ के सूबेदार के पद पे कार्य करते रहे, क्योंकि उसके बाद इनके शोषणकारी नीति के कारण जो इनके प्रताड़ित किसान, जो आम जन, जो लोग थे, वो उसमें से एक जो है रतनपुर के क्षेत्र का असंतुष्ट किसान क्या करता है, इनको गोली से, है ना, मार देता है। इनका गोली से, है ना, सर पे मारता है, सर फट जाता है इनका। ठीक, तो लहू लुहान ये होते हैं आदमी पर। ठीक है, तो इसी दौरान ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि, है ना, कि गोली से शिकार बनने वाले या गोली से, है ना, गोली के माध्यम से मरने वाले एकमात्र जो सूबेदार हैं, नाम है सखाराम हरि। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो 8वां नाम है, वो नाम है सीताराम टाटिया। सीताराम टाटिया, ठीक, जो 8वां नाम है सीताराम टाटिया। ठीक, जो 8वें सूबेदार बनते हैं उनका नाम है क्या, तो सीताराम टाटिया। और इनसे, है ना, संबंधित ज़्यादा कुछ आपको तथ्य यहाँ पे, है ना, कामों के बारे में देखने को नहीं मिलता है। इनके बारे में बस आप इतना ही याद रखेंगे कि 6 माह तक छत्तीसगढ़ के सूबेदार बने रहते हैं। ठीक है, जो 8वें सूबेदार आपको देखने को मिले, नाम है सीताराम टांडिया। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि मात्र 6 महीने तक ही छत्तीसगढ़ के क्या रहते हैं, सूबेदार रहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई 8वें क्रम के जो सूबेदार, है ना, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में इनके माध्यम से, है ना, व्योम जी भोसले जब शासन कर रहे थे, ऐसा माफ़ करिएगा कि व्योम जी भोसले, है ना, ये इनकी मृत्यु हो जाती है कि इनके समय बीका जी गोपाल के समय ही। तो जो इसके सूबेदारी जो है ना, सूबेदारी प्रथा या जो ठेकेदारी प्रथा है, इसके प्रारंभकर्ता जो होते हैं व्योम जी भोसले। इसी के बारे में मैंने यहाँ पे कहा था कि सीताराम टाटिया के बारे में आपको याद रखना है कि मात्र 6 महीने के लिए छत्तीसगढ़ के सूबेदार रहते हैं। ठीक है, तो व्योम जी भोसले के दौरान जो उनके दौरान चालू किया गया ठेकेदारी प्रथा था, सूबावाद शासन का व्यवस्था था, उसी में, है ना, ये जो है रतनपुर क्षेत्र में शासन करने के लिए आए थे और मात्र 6 महीने तक ही इनका शासन आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये हो गई 8वें क्रम तक के सूबेदार शासक के बारे में। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे जो 9वें और साथ ही अंतिम जो सूबेदार, है ना, रतनपुर क्षेत्र में व्योम जी भोसले के, है ना, ये जो है प्रारंभ करता होते हैं या, है ना, या चालू करता होते हैं, लागू करता होते हैं किसके, तो सूबा शासन के। इसी में जो 9वें सूबेदार होते हैं, नाम है यादवराव दिवाकर। ठीक है, 9वें और साथ ही अंतिम जो सूबा शासन के तहत जो नियुक्त सूबेदार होते हैं, वो कौन है, तो यादवराव दिवाकर। आपको याद रखना है। और इनसे संबंधित एक चीज़ें और याद रखनी कि यादवराव दिवाकर जो है सूबा शासन के तहत नियुक्त किए गए अंतिम सूबेदार होते हैं। ठीक है, और कल के वीडियो में इसी चीज़ को बताया गया है कि जो पहले सूबेदार होते हैं वो कौन थे। तो आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे, आपको महिपत राव, है ना, महिपत राव दिनकर का नाम वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए यादवराव दिवाकर के बारे में आपको याद रखना है कि 9वें क्रम के सूबेदार हैं, साथ ही जो सूबा शासन व्यवस्था के तहत शासन करने वाले वो जो है अंतिम सूबेदार हैं। ठीक,
चलिए इतनी बातें हुई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1818 में देखते हैं कि जब ये शासन करते रहते हैं, सूबेदारी करते रहते हैं, इस दौरान पिंडारियों का अंत लगभग हो चुका होता है। ठीक है, तो यादवराव दिवाकर के समय जो अंतिम सूबेदार थे, इनके शासनकाल में आपको 1818 के दौरान जब ये सूबेदार सूबेदार के रूप में शासन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उस समय जो पिंडारिये हैं ना, ठीक है, इनका जो गतिविधि है वो बिल्कुल बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इनका अंत इस समय तक है ना क्या हो जाता है, किया जा रहता है। जिस प्रकार बीकाजी गोपाल के समय जो पिंडारी थी ये अपने उपद्रव पर चरम सीमा में थी, साथ ही केशव गोविंद के समय जो पिंडारी है इनकी गतिविधियां ठीक चालू हुई थी। तो इनका अंत जो है पिंडारी का, ये किनके समय या किसके शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा, तो नाम आपको याद रखना है यादवराव दिवाकर। क्या नाम आपको याद रखना है? यादवराव दिवाकर। ठीक है, साथ में 31 मई 1818 को, ठीक है, नाम आपको याद रखना है रेजिडेंट जेनिक्स द्वारा सूबा शासन की समाप्ति की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो यादवराव दिवाकर के बारे में आप लोगों को मैं जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि अंतिम सूबेदार होते हैं, साथ ही 31 मई 1818 को इनके समय में आप याद रखना जो अंग्रेज है ना गवर्नर, अंग्रेज रेजिडेंट नाम है जेनकिंस, इनके द्वारा जो सूबा शासन की व्यवस्था जैसे चल रही थी प्रशासनिक क्षेत्र में, है ना, भोसला शासन में जो प्रशासन के लिए जो सूबा व्यवस्था चल रही थी, सूबा शासन की व्यवस्था चल रही थी, उसको समाप्त करने की घोषणा की जाती है। क्या करने की? तो समाप्त करने की घोषणा की जाती है। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि अंतिम सूबेदार कौन थे, तो वहाँ पे आपको नाम बताना है यादवराव दिवाकर। साथ ही जो सूबेदारी शासन प्रथा है उसकी समाप्ति की घोषणा किनके द्वारा की जाती है, तो आपको नाम याद रखना है अंग्रेज रेजिडेंट जेनिक्स। और कब किया जाता है, अगर डेट पूछा जाता है तो आपको बताना है 31 मई 1818 को। कब? तो 31 मई 1818 को उनके द्वारा सूबेदारी शासन प्रथा की घोषणा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। ठीक, चलिए इसी में आगे आते हैं और देखिए उसके 5 दिन बाद 5 जून 1818 को छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का क्या होता है, नियंत्रण आ जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश शासन के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जब मैंने अपने क्लास हम लोगों को मराठा शासन या भोसला शासन चालू किए थे, उस दौरान मराठों का शासन है ना हम लोगों ने 4 चरणों में देखा था। पहले तो प्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, उसके बाद सूबा व्यवस्था के तहत मराठा शासन जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश के अधीन, है ना, ब्रिटिश के अधीन आपको क्या देखने को मिलेगा, भोसला शासन देखने को मिलेगा। उसके बाद आज हम लोग जो आखिरी और चौथा चरण है वहाँ पुनः भोसला शासक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी में 5 जून 1818 को जो भोसलों का रतनपुर वाला क्षेत्र का जो शासन है ये आपको कहाँ क्या देखने को मिलेगा कि इसमें पूरी तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद ये शासन व्यवस्था जो है अगले चरण में, तीसरे चरण में अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ये सब बातें यहाँ तक हो गई कंप्लीट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूबेदारी प्रथा की कुछ विस्तृत चीज़ें जिसके बारे में वर्णन करेंगे। ये चालू कैसे हुआ, ठीक है, ये काम कैसे करता है, इसके लिए जो योग्यता है वो किस तरीके से निर्धारित की गई है। देखिए जो सूबेदारी प्रथा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो सूबेदारी प्रथा है इसको अपना वर्तमान के ठेकेदारी प्रथा समझ सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, देखिए आप किसी ठेकेदार को, है ना, एक पैसे तय करके काम कराने के लिए समय अवधि उसको क्या करते हैं, तय कराते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें सूबेदारी प्रथा में क्या देखने को मिलता है कि व्योम जी भोसले जो है ना, जो अप्पा जी साहब के समर्थन से क्या करते हैं, शासन करते हैं, उनके सहयोग से भोसला शासक बनते हैं। ठीक है, वो जो है रतनपुर क्षेत्र में स्वयं नहीं आते, बल्कि वो उस समय जो तत्कालीन नागपुर का क्षेत्र है ना, जहाँ उस समय उनके शासन चल रहा था मराठों का, वहीं से ही वो छत्तीसगढ़ का अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। तो जब वो स्वतः नहीं आते तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर क्षेत्र में उनके द्वारा शासन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए वो ठेकेदारी प्रथा के तहत क्या करते हैं, व्यक्ति नियुक्त करते हैं। और वो व्यक्ति जिनके अभी तक हम लोगों ने 9 नाम पढ़ा, ये वही नाम है भवानी कालू, केशव गोविंद, व्योम जी पिंडी कुललकर, बीकाजी गोपाल और सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर। ये सब जो है जो सूबा शासन के क्या करते हैं, शासन करते हैं, है ना, सूबा व्यवस्था के तहत। ये जो है एक्चुअल में है क्या है, ठेकेदारी प्रथा है।
ठीक है। तो ये सब कैसे काम करते थे, इनको नियुक्त करते थे कौन, जो शासक व्योमजी भोसले है ना, वहाँ से क्या हुआ, उनके शासनकाल से उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू होती है। तो इसको नियुक्त करने के लिए ये लोग जो है योग्यता के हिसाब से, है ना, इसका कोई निर्धारण नहीं था, न ही ये जो ठेकेदारी का पद है ये स्थायी होता था, ये परमानेंट नहीं होता था। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय उसके पद से हटाया जा सकता था। साथ ही याद रखेंगे ये वंशानुगत नहीं होता था, मतलब इसके द्वारा जो भोसला शासक है ना, वो अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को सूबा शासन के शासक के तौर पे चुन सकते थे। ठीक है, मतलब ये क्या था, वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत कहने का मतलब जैसे इसके पहले शासक, जो पहले सूबा शासन के जो शासक आए, ठीक है, उसके बाद उनके पुत्र या उनके रिलेटिव, है ना, इस तरह की कोई इसमें चीज़ें नहीं थी। तो देखिए सूबेदार के जो शासन के जो सूबेदार की, है ना, शासक था, उसके लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं थी। सबसे पहले आपको याद रखना है। साथ ही दूसरा याद रखना है कि सूबेदार का जो पद है ये स्थायी नहीं था। ये स्थायी नहीं था कहने का मतलब इसको किसी भी समय किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता था, किसी को भी इसमें नियुक्त किया जा सकता था। तीसरी बात है जो मैंने आपको बताई, ये वंशानुगत नहीं था। कहने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, उसके बाद उसके पुत्र या उससे संबंधित, है ना, जो उनके संबंधित जो उनके पारिवारिक व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। इस तरीके की चीज़ें इसमें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इनका नियुक्ति जो है ठेकेदारी प्रथा पे होता था, है ना। और ठेकेदारी प्रथा पे कैसे, तो जिस भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, है ना, उनके द्वारा जो भोसला शासन क्षेत्र है ना, उनको क्या पैसों से संबंधित, कर से संबंधित, टकोली से संबंधित, राशि से संबंधित चीज़ों का वायदा किया जाता था। वो कैसे कि जो भी सूबेदार बनेगा वो जो है रतनपुर क्षेत्र से जितना ज़्यादा टैक्स वसूल कर, जितना ज़्यादा पैसा वो नागपुर शासन को भेजेगा, ठीक है, उसे ही सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग गांव में, बाज़ार में देखते हैं जी, बाज़ार में जब ठेका लगता है ना, ठीक है, तो 5-10 लोग वहाँ पे क्या होते हैं, नीलामी करने वाला व्यक्ति होता है, और साथ में 10 लोग जो ठेका को अपने क्या अधिग्रहण करने के लिए बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे नीलामी करने वाला कैसा बोलता है 50,000, 10,000। तो वहाँ से जो संबंधित व्यक्ति है जो ठेके का अधिग्रहण करना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैं 10,000 मिलूंगा, ठीक है, दूसरा बोलता है 20,000 मिलूंगा। तो जो जितना ज़्यादा पैसे देगा उसी को क्या कर दिया जाता है, उसका ठेका दे दिया जाता है बाजार का। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो जितना ज़्यादा टैक्स क्या करेगा या पैसा वसूल कर नागपुर प्रशासन या नागपुर क्षेत्र को भेजेगा, उसे ही क्या किया जाता था, सूबेदार नियुक्त किया जाता था। बातें समझ में आई दोस्त? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, और चलिए यहीं पे इसी बात को बोला गया है कि जो जितना ज़्यादा राशि वसूल कर, है ना, जो नागपुर क्षेत्र भोसलों का था वहाँ भेजता, उसी को ही क्या किया जाता था, सूबेदार नियुक्त किया जाता था। चलिए अब इसी में देखते हैं कि ये प्रथा के बारे में 7 दिसंबर 1787, याद रखना है 7 दिसंबर 1787 बिंबाजी भोसले इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के उपरांत ही, है ना, शासन का जो आधिपत्य है इनकी पत्नी, नाम है आनंदीबाई, ये क्या करते हैं, संभालते हैं। इनकी 3 पत्नियां होती हैं, जिसमें आनंदीबाई जो है शासन को संभालते हैं, साथ ही उषाबाई और राधाबाई। उषाबाई जो है क्या हो जाती है, अपने पति के दुख में, मृत्यु के दुख में क्या होती है, सती हो जाती है। वो इनके साथ ही मौत को ग्रहण कर लेती है ना, मौत को अपने गले में लगा लेती है। साथ ही उनके बाद आती है राधाबाई, वो अपने पति की मौत से इतने दुखी हो जाते हैं कि वो, है ना, वन निकल जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। चलिए अब इसके बाद रघुजी द्रुति, है ना, रघुजी जो द्रुति जो है अपने छोटे भाई, ये जो है रघुजी द्रुति जो है व्यंगजी भोसले के क्या होते हैं, बड़े भाई होते हैं। और रघुजी द्रुति जो है व्यंगजी भोसले को धुरंधर की उपाधि देते हैं, धुरंधर कहते हैं। ठीक है, साथ ही जो प्रशासनिक जिम्मेदारी जो रतनपुर क्षेत्र की है, ये भी किसको सौंप देते हैं, तो व्यंगजी भोसले को। और यही व्यक्ति जो है ठेकेदारी प्रथा या सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ करता होता है, और इसी के द्वारा नागपुर में शहर में ही रहकर ठेकेदारी के माध्यम से या सूबेदारी प्रथा के तहत रतनपुर क्षेत्र में शासन किया जाता है। ठीक, ये सब बातें हो गई आज के क्लास में जो सूबेदारी प्रथा चल रही थी उसी संबंधित। चलो इसका छोटा सा क्विक रिवीजन और कर लेते हैं, साथ में कुछ चीज़ें देखते हैं कि परीक्षा में इस सब चीज़ों को पूछा कैसे जाएगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ सूबेदारी प्रथा की शुरुआत करता से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है व्यंगजी भोसले का नाम। ठीक है, व्यंगजी भोसले का नाम। व्यंगजी भोसले के साथ आपको याद रखना है कि ये जो है क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष शासन करते हैं। ये नागपुर से ही रहकर रतनपुर का शासन क्या करने की कोशिश करते हैं, और उसमें क्या कोशिश भी क्या करते भी हैं। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है, चलिए स्टार्टिंग से इसको एक बार फिर रिकॉल करते हैं, है ना। भवानी कालू तीसरे नंबर के क्या होते हैं, सूबेदार होते हैं।
सबसे कम समय तक ये रतनपुर क्षेत्र में क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो सबसे कम समय तक के लिए जो सूबेदार बनते हैं उनका नाम है भवानी कालू। इसके बाद चौथे क्रम में जो सूबेदार आते हैं, नाम में आपको याद रखना है केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद के बारे में याद रखना है कि चौथे क्रम के सूबेदार हैं। साथ ही सबसे अधिक समय तक सूबेदारी शासन के तहत शासन करने वाले जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं, तो केशव गोविंद ही होते हैं। ठीक है, और पिंडारियों की गतिविधियाँ जो है, ठीक है, सबसे पहले जो देखने को मिलती है वो किनके समय देखने को मिलती है, तो केशव गोविंद के समय। साथ ही केशव गोविंद के समय आपको याद रखना है यूरोपीय यात्री नाम है कार्ल ब्रूक, इनका ही क्या होता है, आगमन होता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, यात्रा करने के लिए आते हैं। साथ ही केशव गोविंद जो है युद्ध का नेतृत्व करते हैं संबलपुर क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में विजित कर, है ना, जो जीता हुआ क्षेत्र है उसको अपने अधिकार में कर लेते हैं, और भोसले शासन का या मराठा शासन के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। किनके द्वारा, तो केशव गोविंद के द्वारा। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो पांचवें सूबेदार होते हैं, नाम है विंकोजी पिंडरी कुलर लुकर। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही याद रखना कि पांचवें क्रम की ये क्या थे, ठेकेदार थे, सूबेदार थे, और शासनकाल का समय जो है 1808 से 1809 ईस्वी। इसके बाद जो अगले आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। नाम है बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल से संबंधित चीज़ें हम आपको देखेंगे। जो व्योमजी भोसले की मृत्यु किसके सूबेदारी के शासनकाल के समय होता है, तो आपको नाम याद रखना है बीकाजी गोपाल। साथ ही बीकाजी गोपाल को एक उपनाम से पुकारा जाता था, या इसको प्रेम से, है ना, हमारे सोम भैया के द्वारा बीका भाव इस नाम से भी क्या किया जाता था, पुकारा जाता था, क्या कहा जाता था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पिंडारी होती थी, है ना, जिनके बारे में बताया कि क्या ये सदस्यों का ग्रुप होता था जो क्या करता था, चोरी डकैती, है ना, मारकाट, पैसे ही इनके लिए सब कुछ होता है। पैसे के लिए लोगों के क्या करते थे, हत्या कर देते थे, मारते थे, लूटपाट करते थे, चोरी करते थे। ठीक है, तो पिंडारियों का जो उपद्रव है इनके समय में आपको क्या देखने को मिलता है ना। और इसी बीच अप्पा साहेब, है ना, ये नाम आपको याद रखना है कि अप्पा साहेब के सहयोग से ही, समर्थन से जो है व्योमजी भोसला जो है भोसला जो है क्या करते हैं, मराठों का शासक बनते हैं। ठीक है, तो अप्पा साहेब को, है ना, बीकाजी गोपाल के समय ही भोसला शासक नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अप्पा साहेब को कौन से, है ना, शासक के समय है या किसके शासनकाल में भोसला शासक नियुक्त किया जाता है, तो आपको नाम याद रखना है बीकाजी गोपाल। साथ ही इसके शासनकाल में आपको दो नाम और चीज़ याद रखनी है, परसोजी और भोसले और रघुजी द्रुति। ठीक है, परसोजी भोसले और रघुजी द्रुति को की मृत्यु भी किसके समय होती है, तो बीकाजी गोपाल के समय। ठीक, और अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो होती है किनके समय होती है, तो बीकाजी गोपाल के समय है। इन बातों को भी आपको याद रखना है। साथ ही जो सरगुजा रियासत के जमींदार, क्या तो सरगुजा रियासत के जो जमींदार है ना, ये क्या करते हैं, उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, है ना, उत्तराधिकार के लिए क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। इसी में आप देखेंगे कि जो छोटा नागपुर और जो सरगुजा रियासत है ना, सरगुजा जो रियासत जमींदारी वाला क्षेत्र है, उनके बीच सीमा विवाद, सीमा संघर्ष चलते रहता है। उसमें बीच में जाते हैं, कूद पड़ते हैं, और दोनों साइड से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो दोनों को क्या करते हैं, भाई तू मत मार, ऐसा करके बोलते हैं, और दोनों को 2 गिलास ठंडा पानी पिलाते हैं, और ठंडा पानी पिलाकर दोनों के दिमागों को, है ना, जो छोटा नागपुर के क्षेत्र का जो जमींदार है, सरगुजा क्षेत्र के जमींदार है, उन दोनों को ठंडा पानी पिलाने के बाद उनके दिमाग को शांत किया जाता है, समझाया बुझाया जाता है, और समझाने के बाद, ठीक है, उनकी दोनों जमींदार को क्या किया जाता है, दोनों के बीच मध्यस्थता किया जाता है, समझौता किया जाता है, और दोनों जो है ठंडा पानी पीने के बाद यहाँ पे कुल हो जाते हैं और उनकी बातों को समझ जाते हैं। ठीक है, फिर इनके बीच सीमा विवाद क्या होता है, सुलझ जाता है। और इनके ही समय में अंग्रेज गवर्नर, नाम है आपका हेस्टिंग्स, ये जो है, ठीक है, इन पर जो है बीकाजी भोसले जो है बीकाजी गोपाल, ठीक है, बीकाजी भोसले नहीं, बीकाजी गोपाल आपको याद रखना है। ठीक है, बीकाजी गोपाल जो है इन पर आरोप लगाते हैं कि भोसलों का शासन क्या करते हैं, केंद्रीय शासन को क्या करने, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में करते क्या है यहाँ पे, ठीक है, इनकी जो सैन्य शक्ति है उसमें ये क्या करते हैं, व्यवधान डालते हैं। जो उनके प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये लालच देते हैं। ठीक है, उनके शासन को ये तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए बीकाजी गोपाल के द्वारा उन पर क्या किया जाता है, आरोप लगाया जाता है। इसके बाद जो अगले और 7वें क्रम के जो सूबेदार होते हैं, नाम है सखाराम हरी। इनके शासनकाल का समय आपको याद रखना है 1817 ईस्वी। कब, तो 1817 ईस्वी। मात्र 3 महीने तक, याद रखना है, मात्र 3 महीने तक बेचारे जिंदा रहते हुए यहाँ के सूबेदारी का शासन करते हैं। चूँकि इनकी जो नीतियाँ होती हैं आम लोगों के लिए क्या होती है, शोषणकारी होती है।
बहुत ही कष्टदायक होती है। तो ये जो है क्या करते हैं, शोषण करते थे। तो एक शोषित जो किसान होता है, इसके शोषण से इतना व्यथित हो जाता है बेचारा कि वो मजबूरीवश इसको क्या करता है, गोली मार देता है ना। मजबूरीवश क्या करता है, गोली मार देता है। और जो गोली मारता है वो उसके जाके सर पे लगता है और बेचारे का सर क्या फूट फाट जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा जैसे ही सर फूटता फाटता है वो आदमी मर जाता है। तो मात्र 3 महीने तक ही ये उस क्षेत्र में क्या कर पाता है, शासन कर पाता है। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो गई, सखाराम हरि के बारे में। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सीताराम टाटिया के बारे में। तो सीताराम टाटिया जो है 8वें नंबर के क्या बनते हैं, सूबेदार बनते हैं, आपको याद रखना है। और 6 महीने तक ही ये सूबेदारी का ही काम कर पाते हैं। उसके बाद अगला आपका नाम याद रखना है, यादव राव दिवाकर। इनके संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंतिम सूबेदार होते हैं वो कौन होते हैं, यादव राव दिवाकर। इनके समय में आते तक पिंडारियों का जो है अंत क्या हो जाता है, लगभग पिंडारी खत्म हो जाती है। साथ ही 31 मई 1818 को अंग्रेज नाम है रेजिडेंट जेनिंग्स के द्वारा सुबह शासन की समाप्ति की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। और 5 दिन बाद 5 जून 1818 को सुबह शासन जो है पूरी तरीके से समाप्त होकर अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला जाता है। ठीक, ये सब बातें हुई भोसला वंश में जो सूबेदारी शासन है उसके, या मराठा काल में जो सूबेदारी शासन है उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने लगभग 2 चरण तो अभी तक पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए 5 जून 1818 के बाद जो ब्रिटिश नियंत्रण आता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरे चरण की बातें हैं कि मराठा काल में अंग्रेज़ों का शासन, उसके बारे में पढ़ेंगे आने अगले वाले वीडियो में। और उसके साथ अगले वीडियो में हम लोग साथ ही पुनः भोसला शासन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके पहले वाला जो वीडियो आया है उसको आप जाएँ पहले देखें और उसके बाद आप इस वीडियो में आएंगे ताकि आप समझ पाएँ कि ये चालू कैसे हुआ है, आप इसमें लिंक कैसे कर पाएंगे, कोरिलेट कैसे कर पाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक है। आपको अच्छा लगा होगा क्लास, है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें।